पिथौरागढ़ के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में जिले का नाम रोशन किया है। खेल की विभिन्न विधाओं के गढ़ रहे पिथौरागढ़ ने कई रत्न देश को दिए हैं और विश्व पटल में अपनी एक नई और गरिमामयी पहचान बनाई है। खेल से जुड़ी नई पीढ़ी के इन्हीं महारथियों में से एक नाम है श्री विमल चंद्र पुनेड़ा। पिथौरागढ़ शहर से सटे एक छोटे से गांव पुनेड़ी में 1994 को जन्म लेने वाले श्री विमल चंद्र पुनेड़ा के बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन विमल उस मुकाम को हासिल करेंगे जिसकी केवल कल्पना ही लोग करते रहे। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में करियर बनाकर विमल ने हाल ही में IBA का एशियन खिताब जीता है। सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर एक दूरस्थ इलाके से संबंधित विमल ने यह मुकाम अपने दम पर हासिल किया है। कई देशों की यात्राओं में विमल चंद्र पुनेड़ा का प्रदर्शन हमेशा उत्कृष्ट रहा है। विमल की इस उपलब्धि पर हम सभी क्षेत्रवासियों को बेहद गर्व है। वह हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर वह विश्व चैंपियनशिप का खिताब भी जरूर अपने नाम करेंगे। आइडल टॉक विद दीप्ति में हम आज जानेंगे कि प्रो बॉक्सिंग को लेकर आगे विमल के क्या सपने हैं, वह किस निष्ठा, समर्पण व संघर्ष से एक खिलाड़ी खेल जगत में अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। वेलकम इन आइडल टॉक विद दीप्ति। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो पुनेड़ा जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पिथौरागढ़ में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आपकी चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि बचपन में पढ़ाई में आपकी कितनी रुचि रही है। जी, मेरा जो है सबसे पहला सवाल है, उसका उत्तर जो है, मेरा गांव जो है केदार पुनेड़ी जनपद पिथौरागढ़ से जो है 1 किलोमीटर के फासले पे है। और दूसरा जो है, मेरी बचपन की जो एजुकेशन है 5 तक मैंने क्लास 5 तक जो है प्राइमरी पाठशाला पुनेड़ी से पढ़ा। उसके बाद मैं मिशन इंटर कॉलेज गया। मिशन इंटर कॉलेज के बाद जो है 8 तक पढ़ने के बाद फिर मैंने SDS GIC पिथौरागढ़ से इंटर की परीक्षा पास की। उसके बाद जो है मैं महाविद्यालय पिथौरागढ़ से मैंने BSc किया। ओके, तो बचपन में पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था या खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट था? जी, खेल कूद में भी इंटरेस्ट था, मैं पढ़ता भी रहता था क्योंकि मैं बचपन से जो है स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ। तो उन्हीं को फॉलो करते हुए मैंने मेडिटेशन वगैरह मैं बचपन से ही करता रहता था और खेल कूद में भी ज़बरदस्त भागीदारी थी। अच्छा, बॉक्सिंग को लेकर ये जो इंटरेस्ट आपका हुआ, ये कब से मतलब बॉक्सिंग में इंटरेस्ट आने लगा आपको? देखिए, पुनेड़ी की अगर हम बात करें तो 1982 जब एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में, तो हमारे एक भाई साहब थे, उनका नाम है राजेंद्र कुमार पुनेड़ा जी। उन्होंने जो है 9th एशियाड में जो है सिल्वर मेडल जीता था। काफ़ी अच्छे मुक्केबाज थे। तो उनका पोस्टर लगा हुआ है, जैसे ही हम घर को जाते हैं तो मार्ग पे जो है उनका एक पोस्टर लगा हुआ है। तो मैं उनको देखता था और जब हमारे गांव से जो है किसी व्यक्ति ने जो है इतना बड़ा कीर्तिमान रचा है, तो बचपन में मेरे जो है संज्ञान में भी ऐसा रहता था कि मैं भी जो है एक दिन ऐसा कारनामा करके दिखाऊंगा जो आज सबके सामने है। मतलब इंस्पिरेशन वहाँ से मिलनी आपको शुरू हुई थी? वहीं से इंस्पिरेशन मिली मुझे। जी, जैसे कि हमारे समाज की एक पारंपरिक सोच है कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब और खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। तो पेरेंट्स जो हैं वो आपके पेरेंट्स ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया या नहीं किया खेलों के लिए? देखिए, मैं पढ़ाई करता था। एक्चुअली मेरा जो बचपन में मैं सोचता था कि मैं बड़ा होके जो है साइंटिस्ट बनूंगा, लेकिन फिर खेल की तरफ ज़्यादा रुझान गया। तो खेल भी मैंने ऐसा चुना कि जो ज़बरदस्त खेल था, जिसमें मार पिटाई जो है ज़्यादा होती थी। तो घर वाले कभी कभी मेरे मना करते थे कि कभी नाक टूट जाएगी, कभी खून खराब हो, गेम में तो चलता रहता है बॉक्सिंग के खेलों में। तो इस तरीके से मतलब ज़्यादा ऐसा कह सकते हैं कि 90% सपोर्ट था, 10% नहीं था। जी, क्योंकि ये बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, ये एग्रेसिव या एग्रेशन वाले गेम्स में आते हैं, तो थोड़ा सा पेरेंट्स जो हैं वो कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। तो इसमें आपको सपोर्ट किसने किया? स्टार्टिंग सपोर्ट आपको किससे मिला? स्टार्टिंग सपोर्ट तो मुझे घर से ही मिला, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं अच्छा एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनूं। तो यहीं देव सिंह ग्राउंड से मैंने PJ थापा जी हमारे कोच थे, राजेंद्र देवलाल जी, विजयन मल जी थे, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। दूसरा ये है कि खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। तो दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको। एक हमारे वर्ल्ड लेवल पे बहुत अच्छे बॉक्सर्स हैं, मैनी पैकियाओ। तो जब उनकी एजुकेशन के बारे में मैं पढ़ता हूँ तो 10th ड्रॉप आउट हैं,
स्कूल नहीं पढ़ा उन्होंने, लेकिन बॉक्सिंग जो है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, आप मान के चलें कि क्रिकेट से भी 10 गुना ज़्यादा रिचेस्ट स्पोर्ट है प्रोफेशनल बॉक्सिंग। तो उन्होंने जो है पूरे फिलीपींस में जब आपदा आई थी तो लोगों को 1000 नए मकान बना करके दिए। यूनिवर्सिटीज़ उन्होंने खोली हुई हैं सॉरी। तो यूनिवर्सिटी जब खोली हुई हैं तो हज़ारों बच्चे आज पढ़ रहे हैं। उन्होंने नहीं पढ़ सका तो उनका एक एम था कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और हज़ारों बच्चे आज उस यूनिवर्सिटी निकल करके यूएस जा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में अपना जो है कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको लेके जा सकते हैं। देखिए आजकल के ज़माने में क्रिकेट जैसा खेल है, आज देखिए ऋषभ पंत हैं हमारे, उन्मुख चंद, विराट कोहली, बहुत से उत्तराखंड के भी कई सितारे हैं जैसे उन्मुख चंद, ये ऋषभ पंत हैं, आर्यन जुयाल हैं। तो इन्होंने जो है पढ़ाई करने के साथ साथ जो है खेल को भी जारी रखा। तो आज लाखों और करोड़ों जो है हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि इस कहावत को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मैं स्वामी विवेकानंद जी को बहुत अच्छे से फॉलो करता था और अभी भी उनका बहुत अच्छा फॉलोअर हूँ। तो मैं बचपन से मेरी एक आदत थी कि मैं सोने से पहले जो है विजुअलाइज किया करता था चीज़ों के, कि मैं ऐसा बनूंगा या फिर मैं ऐसा कर दिखाऊंगा। तो मेरे अंदर जो है 1% भी डाउट नहीं था कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो सबसे पहले मैं यूएस वीज़ा के इंटरव्यू के लिए गया, तो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर था मैं, तो उस टाइम उन्होंने सीधा रिजेक्ट कर दिया। तो बाद में जैसे जैसे जो मैं विजुअलाइज करता था वो धीरे धीरे जो है रियलिटी में बदलता गया। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग था। ऑलमोस्ट 24 आवर्स में से मैं ओनली 5 आवर्स होता था और उसमें से 3-4 घंटे का रेस्ट, बाकी ऑल डे मैं ट्रेनिंग करता रहता था। तो ट्रेनिंग करने से जो क्या है कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल आने के बाद जो है आपको किसी चीज़ का डाउट रहता ही नहीं है। बस मुझे एक ही चीज़ की कमी थी कि कोई मुझे फाइनेंशियली हेल्प करे, तो बाद में स्पॉन्सर्स भी मिल गए। तो बात पूरी ख़त्म हो गई कि भाई आप जहाँ जाना चाहते हैं, आप अगर आपका माइंडसेट अच्छा है और आप विजुअलाइजेशन करते हैं और आपके मन में 1% भी डाउट नहीं है, तो nobody can stop you, nothing can stop। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई और ये शायद हमारे यूथ के लिए और हमारे बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि संसाधनों की कमी के कारण कुछ बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते हैं या बाहर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो अब यूट्यूब के माध्यम से या ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो घर बैठे भी ऑनलाइन कोर्सेज के ज़रिए वो बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखने में आता है कि बच्चे टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ ही करते हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? देखिए पहले हमारे पास जो है मोबाइल्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक साधन कम थे, लेकिन जो है लोग उस ज़माने में भी, अगर मैं बात करूं, जो हमारा धर्म है, अगर आप देखेंगे कि 1903 में एक राइट ब्रदर्स का एक आर्टिकल आया कि भैया हमने जो है फ्लाइट्स बना दी हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे, एक मधुकर तलपड़े जी थे जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने महर्षि पतंजलि का एक विमान शास्त्र करके बुक पढ़ी थी, उससे उन्होंने जो है 1860 में ही विमान बना दिया था। तो उस ज़माने में भी टेक्नोलॉजी, भले ही मोबाइल नहीं थे, लेकिन लोगों के पास दिमाग था, और मैं मानता हूँ कि दिमाग इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी ऊपर है और इसी दिमाग की बदौलत ये टेक्नोलॉजी भी बनी हुई है। तो दूसरा चीज़ क्या है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मतलब अगर आप किसी चीज़ की अधिकता करेंगे तो वो बुरा है। अगर आप इसको लिमिट से चलाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको मोबाइल ज़रूरत है, अब बच्चे जो हैं आजकल स्कूलिंग भी इसी से कर रहे हैं। स्कूलिंग के लिए ठीक है, जब आपको बहुत ज़्यादा ही मजबूरी हो जाए तो आपका यूज़ कर सकते हैं इसका, अन्यथा जो है अपने दिमाग पे फोकस करके नई चीज़ें, मतलब अगर आपने यूट्यूब चलाना है तो 1 घंटे यूट्यूब चलाइए। जैसे आपको इंजीनियर बनना है, आपको मोबाइल खोल के देखना है, पुराना मोबाइल जो है इसके थ्रू से आप रिपेयर कैसे करते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको 1 घंटा रीड करके फिर एक्चुअल जो है एक्टिविटीज़ में अपना समय बिताएं और मोबाइल को छोड़ दें। आप सुबह शाम इसका यूज़ कर सकते हैं। जब टेक्नोलॉजी है तो यूज़ करना चाहिए, लेकिन अधिकता नहीं होनी चाहिए। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा यूज़ होने की वजह से बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है और साथ ही उनका इंटरेस्ट जो है वो खेलकूद में भी कम हो गया है।
तो ऐसे में मतलब किस तरह से बच्चों को हम समझाएं, या उन खेल कूद की उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आजकल के बच्चे जो है 12 बजे रात को सोते हैं और सुबह 8 बजे उठते हैं, लेकिन जो सही टाइम है सोने का, आपको बिफोर 10 o'clock आपको सो जाना चाहिए और सुबह जो है 4 बजे से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो है वेदों में भी कहा गया है कि 4 बजे जो है बिफोर 2 hours ऑफ सनराइज ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो देखिए पूरी दुनिया सोए रहती है, मुश्किल से बहुत कम परसेंटेज लोगों का उठता होगा, लेकिन बहुत कम परसेंटेज लोगों का उठता है, वातावरण में शांति है। तो उस वातावरण में आप जैसा सीख सकते हैं वैसा आप दिन की धूप में या फिर रात को नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे पहला तो बच्चों पे ये जोर देना चाहिए कि 10 बजे से पहले सो जाएं और 4 बजे से पहले उठ जाएं। उससे क्या होगा कि उनमें जो है 4 बजे उठने का मतलब है कि अपने आप में एक क्रांति लाना, अपने आप में ही एक क्रांति लाना। क्योंकि देखिए, अगर आपको मैं अगर 100 मीटर जो है 11 सेकंड में दौड़ रहा हूँ, तो मैंने अपना रिकॉर्ड जब मैं तोड़ूंगा तब जाकर के दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। इसका मतलब कि जब आप अपने आप को बदलेंगे तभी दुनिया को बदलने की क्षमता भी रख पाएंगे। यदि आप 7 बजे उठ रहे हैं और दूसरों से बोलेंगे कि 4 बजे उठ जा, तो ये भी सरासर नाइंसाफी है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो है जिनके बच्चे हैं, आप मान के चलिए कि पिथौरागढ़ में 1 लाख लोग यूथ हैं, तो उनके पेरेंट्स भी तो 1 लाख होंगे ना, या 50,000 उनके पेरेंट्स मान के चलें। तो यदि वो 50,000 लोग एक एक बच्चे की अगर गारंटी ले लें, एक एक बच्चे को 4 बजे उठाना शुरू करें, बच्चे को बचपन से ही जो है सही नियम कानूनों पे ढालें, तो बड़ा होकर के ये नौबत आएगी ही नहीं, 100% नहीं आएगी। यदि कोई आदमी डिस्टर्ब है या किसी आदमी को मालूम नहीं है कि भाई मोबाइल से, सबको मालूम है, जैसे आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे को थोड़ा अलग डायरेक्शन की ओर ले जाऊंगा आपको, आपने देखा होगा टोबैको, तो पीछे टोबैको के लिखा रहता है कि टोबैको किल्स, हार्मफुल ना, फिर भी लोग टोबैको यूज कर रहे हैं। उनको मालूम है कि हम लोग जो है टोबैको खाएंगे तो गलत असर पड़ेगा शरीर पे। आप दूसरी चीज देखिए, एक आदमी नई गाड़ी ले रहा है, 10-15 लाख की गाड़ी ले रहा है, गाड़ी में जो है कभी मिट्टी का तेल नहीं डालेंगे, केरोसिन, क्यों? गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन बॉडी इतनी अच्छी है, वो गाड़ी से लाख गुना अच्छी है, फिर भी इसमें केरोसिन डाल रहे हैं, गलत गलत चीजें आप उसमें डाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप खुद ही सही नहीं है तो बच्चे को कैसे सही कर सकते हैं। तो मेरा तो सभी पेरेंट्स से यही आग्रह है इस चैनल के माध्यम से कि आप अपने बच्चों पे जो है ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपसे ही बच्चा सीखता है। हम लोग साइंस में पढ़ते थे, बायोलॉजी में, यदि भाई कोई रेसलर है तो उसका बच्चा रेसलर हो सकता है, लेकिन 2%, 98% यू विल हैव टू डेवलप हिम। ओके, एक थॉट मुझे यहाँ पर आ रहा है कि महात्मा गांधी का, आई थिंक, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द अदर। तो अगर आप दूसरों में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो पहले खुद में परिवर्तन लाइए, खुद में चेंज लेके आइए। मैं देखिए सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ, उसके बाद दौड़ना भागना सब शुरू का। एक लोग तो मुझे पागल बोलते हैं, और दूसरा क्या है कि मैं इस बात को सही मानता हूँ, जब तक आपको 50 से 100 लोग पागल न बोले तब तक आप सक्सेस है ही नहीं। क्योंकि ये आम दुनिया कैसी है, 7 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, मतलब शेड्यूल का क्या बोलते हैं, सब उलट पुलट हो गया है ना। जो शेड्यूल होना चाहिए था वो शेड्यूल नहीं है। मतलब जैसे आदमी को पहले लोग हाथ से खाना खाते थे, आजकल लोग चम्मचों से खाना खा रहे हैं। मतलब सब लोग आर्टिफिशियल बनते जा रहे हैं। देखिए, मैं क्या मानता हूँ कि माइंड हमारा जो है एक मैनेजर है। वी कैन से दैट कि माइंड इज आवर सर्वेंट, द सोल इज ओनर ना। आत्मा हमारी जो है वो ओनर है, मालिक है। तो माइंड हमारा जो है एक, थोड़ा सा गलत भाषा यूज कर रहा हूँ, मतलब नौकर है। तो अगर आपका नौकर आपसे बोले मालिक से कि भाई जाके 2 किलो आलू लेकर के आ, तो मालिक जो है थोड़ी लेके आएगा 2 किलो आलू नौकर के कहने पे। तो वैसे ही आपका माइंड भी है, आपका माइंड बोल रहा है नहीं आज सिगरेट पीना है, आज स्कूटी पे यहाँ घूमना है, तो माइंड के ही जरिए आप जो है ये सब चीजें करते हैं और माइंड को फॉलो कर रहे हैं। डोंट फॉलो योर माइंड, ट्रेन योर माइंड, और माइंड को आप काम कराइए।
तो आप हमें बताइए कि आपका शेड्यूल क्या है, आपका प्लान, आप कितना वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज या डेली रूटीन आपका? एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो होती है कि स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में उसकी बहुत अहमियत होती है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो बॉक्सिंग में बॉक्सिंग को जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए भी ये कारगर साबित हो सकता है। आप बता सकते हैं, हमें यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आपका डाइट प्लान क्या है और आप कितने आवर्स का वर्कआउट करते हैं? जी, मैं जैसे कि मैंने बोला, मैं 3:30 में उठ जाता हूँ। उसके बाद जो है 4 o'clock से मैं वर्कआउट शुरू करता हूँ। 4 o'clock से 7 o'clock तक मैंने वर्कआउट किया। उसके बाद जो है मैं पूर्णतः शाकाहारी हूँ। मैंने आज तक न कभी चाय को टच किया, चाय भी नहीं पीता हूँ मैं, नॉनवेज भी नहीं, ब्लैक दिखने वाली मैं कोई भी चीज़ नहीं हाथ लगाता हूँ, चाहे वाइन हो, चाहे कोका कोला हो या चाहे कोई भी हो, मतलब ड्रिंक्स पे मैं कुछ चीज़ें ऐसी लेता भी नहीं हूँ। तो सुबह क्या करता हूँ मैं, लोग बोलते हैं कि चिकन खाइए आप जो है बढ़िया ताकतवर बनेंगे। तो मेरा लोगों से कहने का मतलब है कि हाथी थोड़ी चिकन खाता है फिर भी ताकतवर है। तो आप जो है वेज खाइए, चिकन कंटेन्स ओनली 21% ऑफ प्रोटीन ना। अगर आप 100 ग्राम मूंग की दाल लेंगे स्प्राउट, तो उसमें भी 21 ग्राम जो है प्रोटीन है। तो मैं दूसरे को मार के क्यों खाऊं जब मेरे को दाल मिल रही है? तो 21 ग्राम मैं दाल लेता हूँ और उसकी वजह से मेरे को 21% प्रोटीन मिल जाता है। थोड़ी देर बाद मैं चने ले लेता हूँ, 21% 100 ग्राम में से मेरे को वहाँ से प्रोटीन मिल जाता है। तो 41, फिर थोड़ा सा रोटी चावल, बस घर का खाना ही खाते हैं हम लोग। जी, नेक्स्ट सवाल मेरा ये रहेगा कि एमेच्योर बॉक्सिंग और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एमेच्योर बॉक्सिंग जो है, मतलब जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, एमेच्योर मीन्स है कि शौकिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शौकिया। अगर आप शौक की तरीके से किसी को खेल रहे हैं तो वो एमेच्योर होता है। ऐसे ही बॉक्सिंग में भी है, जब आप खेलना शुरू करते हैं तो आपका एमेच्योर होता है। जैसे स्कूल गेम्स हैं, स्कूल के बाद जो है डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट आता है, उसके बाद नेशनल्स होते हैं। तो ओलंपिक का जो सबसे मेन है वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप और दूसरा है ओलंपिक्स। और प्रोफेशनल की अगर मैं बात करूं, प्रोफेशनल का मतलब है कि पूर्णतः व्यावसायिक, मतलब आपका वो व्यवसाय भी है। देखिए, एमेच्योर बॉक्सिंग में क्या है, मेडल्स मिलते हैं, आदमी को नौकरी मिलती है, लेकिन प्रोफेशनल तौर पे आपको जो है सब कुछ अपने आप ही करना है और अपने बलबूते ही करना है। तो इसमें जो है आपको, मैं ये मानता हूँ कि एमेच्योर जो है आप पार्ट टाइम समझ लीजिए 6-7 घंटे करते होंगे, लेकिन प्रोफेशनली आपको पूरा 12-13 आवर्स आपको अपने काम को देना ही है। तो एमेच्योर बॉक्सिंग में ओनली 3 राउंड्स होते हैं, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जो है लास्ट 12 राउंड्स की फाइट होती है। एमेच्योर बॉक्सिंग में जो है ग्लव्स जिसे हिट करते हैं वो 10 आउंस के होते हैं, मतलब उनको सेफ्टी पर्पज से बनाया गया है कि ज़्यादा चोट न लगे, क्योंकि एमेच्योर बॉक्सिंग में जो है ज़्यादा चोट लगने भी नहीं देते। जो निर्णायक होते हैं रेफरी, वो लोग ज़्यादा चोट नहीं लगने देते हैं। लेकिन प्रोफेशनल बॉक्सिंग में इसके विपरीत है, जब तक आदमी नीचे गिर न जाए तब तक जो है रेफरी भी उस मुकाबले को रोकता नहीं है। प्रोफेशनल मीन्स आपको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है बिफोर द फाइट कि यदि आपकी डेथ भी हो जाए बीच गेम में तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये प्रोफेशनल और एमेच्योर में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन बाकी बॉक्सिंग तो सेम है। जी, लेकिन तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ इंटरेस्ट कैसे हुआ? जैसे बॉक्सिंग तो आप बचपन से खेल रहे थे, जो आपने बताया, उसके बाद क्यों डिसाइड किया कि एमेच्योर नहीं बल्कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जाना है? देखिए, बचपन से मैं माइक टाइसन को देखता था, तो माइक टाइसन को देखता था तो सेम वैसा बनने की कोशिश भी करता था। तो फिर मैं एमेच्योर बॉक्सिंग में गया। तो एमेच्योर बॉक्सिंग में कैसा था कि उस तरीके का मुझे कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगा कि एमेच्योर बॉक्सिंग मुझे वहाँ तक लेके जाएगी। तो मैंने सडनली जो है अपना रूट चेंज कर दिया। और 2016 में जो है जब प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया में पूर्णतः बंद हो गई थी, तो मैं यहाँ से न्यूजीलैंड गया और न्यूजीलैंड में मेरे एक दोस्त थे जॉन क्लूसिया, तो उनके थ्रू से मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग को भी इंडिया में एस्टेब्लिश किया। तो जो है एक कंपनी को भी मैंने एस्टेब्लिश किया, उसका नाम है मरीन प्रो बॉक्सिंग प्रमोशंस। और जो है इस कंपनी के माध्यम से हमने जो है हजारों नवयुवकों को जो है एमेच्योर से प्रोफेशनल में टर्न किया। तो एमेच्योर में क्या है कि आप साल में जो है 1 से 2 बार ही इवेंट खेल सकते हैं। तो ये प्रो बॉक्सिंग की प्रोफेशनल बॉक्सिंग के टाइम पर किन किन लोगों ने आपकी मदद करी? जी, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जब मैं यहाँ से किया तो मुझे मेरी मुलाकात हुई कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर जी से।
मेरे अंकल भी हैं, वो मेरे गुरु भी हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। तो उनसे मिल करके मुझे ऐसा लगा कि हाँ जो है आदमी कुछ भी कर सकता है। उन्होंने भी जो है बचपन से काफ़ी संघर्षशील रह करके, वो आर्मी में कैप्टन थे, रिटायरमेंट के बाद जो है अभी नव भारत टाइम्स के संपादक हैं, काफ़ी हेल्प की। और उनके छोटे भाई हैं प्रकाश ठाकुर जी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की मेरी, और अभी भी हेल्प कर रहे हैं और मुझे आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि पिथौरागढ़ से या अपने कोई भी कंट्री से कोई अपकमिंग है तो हम भी उसकी जो है हेल्प जरूर करेंगे, डेफिनेटली। आप कितनी कंट्रीज में अभी तक विजिट कर चुके हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा बाहर के देशों में? मोर देन 15 एंड 20 कंट्रीज। अभी तक जो है मैं वाया भी बहुत जगह गया हूँ, बस ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, थाईलैंड, यूएस, कनाडा, और क्या नाम बोलते हैं ये क्या बोलते हैं मलेशिया, कुआलालंपुर, ऑकलैंड में मैं रहा था। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ मैं गया था। मैं बचपन में जो है हम लोग जहाज़ों को देखे रहते थे, जो है अभी याद भी नहीं आ रहा कि हम लोग कहाँ कहाँ जाया है। जी, तो बाहर के देशों की तुलना जब आप इंडिया से, हमारे देश से करते हैं, तो खेलों की स्थिति में आपकी क्या राय है? देखिए, बाहर जो है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बाहर क्या है कि आप जब छोटे होते हैं 2 या 3 साल के, आपको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, आपका बोन मास चेक किया जाता है कि ये बच्चा जो है स्पोर्ट्स में कैपेबल है कि नहीं है, क्या ये खेल पाएगा, किसी तरीके का विक्षिप्त तो नहीं है। तो उसके बाद जो है माता पिता वहीं से डिसाइड कर लेते हैं कि इसको पढ़ाई के मामले में अच्छा होगा कि या फिर स्पोर्ट्स के मामले में अच्छा होगा। तो वहीं से 3 या 4 साल की उम्र से जो है वहाँ बच्चे को स्पोर्ट्स के मैदान में या फिर जिस चीज़ के मैदान में उनको डालना है उस फील्ड में उसको डाल देते हैं, ताकि वो जो है 10-15 साल की उम्र तक उस क्षेत्र में परफेक्ट हो जाए। हम देखते हैं कि इंडिया में लोग 20 साल की उम्र से खेलना शुरू कर रहे हैं, और यूएस, कनाडा, फॉरेन कंट्रीज के लोग जो है 15-16 ईयर्स में ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आ जा रहे हैं। तो यही अंतर है। हमारे यहाँ पे क्या है कि अभी भी लोगों को जो है 12वीं पास हो गए, इंटरमीडिएट, कॉलेज, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, लेकिन उन लोगों को दे डोंट नो इवन कि हम लोगों ने अभी तक करना क्या है। उनका माइंडसेट जो है अभी तक सेटल्ड नहीं है। तो मैं बहुत से लोगों से मिलते रहता हूँ, मतलब एक जज्बा होना चाहिए जब आप यूथ हैं, मीन्स जब आप 17 to 50 ईयर्स, तो आप में ऐसा जज्बा होना चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को, कोई बोलेगा कि भैया आपने 15 फीट की जंप लगानी है इस खाई से उस खाई, तो बोलेगा यस आई कैन डू इट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए। आपका माइंड 2 तरीके से चलता है। आपको या तो आप उस चीज को करना चाहते हैं, आपका पूरा फोकस है, तो आपका माइंड बता देगा कि यू कैन डू मीन्स आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो दूसरे फील्ड में जाइए, वहां पूरा जोर लगा दीजिए। ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइंड का है। द थिंग्स यू कैन विजुअलाइज, यू कैन डू इट इन रियलिटी। मींस पर उसमें 1% भी डाउट आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि ये चीज नहीं होने वाली है। बट अगर डाउट हुआ तो डाउट का मीन्स है 0, 0। अगर आप किसी उसको 99% आप एफर्ट कर रहे हैं, 1% डाउट है, उसका मीन्स है 0, तो आपकी गाड़ी फिर 0 में अटक जाएगी। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो 0 का सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडिया में आप देखेंगे कि पहले के गामा पहलवान थे, वो 3000 डंड बैठक लगाते थे, 5000 स्क्वाट्स लगाते थे। तो उन्होंने एक जो है 500 किलो का पत्थर जो है वैसे उठा करके अभी म्यूजियम में रखा पड़ा है। अच्छा। तो क्या होता है कि जब आप किसी चीज को तन मन धन, आप कमांडो में जाते हैं, देखिए कमांडो में भी हम जैसे ही आदमी है, 2 पांव उसके भी हैं, 2 हाथ हमारे भी हैं, सब कुछ सलामत है, लेकिन आपका माइंड किस हद तक जा सकता है, आपकी ट्रेनिंग की सीमा क्या हो सकती है, माइंड सेट। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मतलब मेरे माइंड को मालूम है कि अभी तक मैं 10 ही किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। 11वां किलोमीटर जैसे ही स्टार्ट होगा तो थकान महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड को मालूम नहीं है। लेकिन पीछे से एक आदमी खड़ा हो डंडा पकड़ के, या आपके पीछे शेर दौड़ जाए, तो आप अगला 10 किलोमीटर भी कब दौड़ गए आपको मालूम नहीं चलेगा। ये आपके दिमाग की जो है एक क्या बोलते हैं उसको सीमा है, आप किस सीमा तक जा सकते हैं। एक बार आपने स्कूटर चलाना, अभी क्या हुआ था, मैंने बचपन से लेके अभी तक, ये पिछले महीने तक स्कूटर में हाथ नहीं लगाया, कभी
जी। साइकिल में भी पाँव टच नहीं किया होगा मैंने। अच्छा। मैं ट्रेनिंग ही करता रहता था, जब मेरा था कि मैं जब खुद खरीदूंगा तो खुद चलाऊंगा। तो क्या हुआ कि मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा, पहले दिन विजुअलाइज कर रहा था, फिर चला करके मैं 2 किलोमीटर तक लेके गया। तो होता क्या है, आपके दिमाग ने एक बार पढ़ लिया कि हाँ मैं ये चीज को कर सकता हूँ। बात थी कमांडोज की। तो 17 आवर्स 18 आवर्स 3 इयर्स तक ट्रेनिंग करते हैं। उनकी दिमाग की सीमा बन गई कि हम लोग 17 आवर्स ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आदमी 17 आवर्स ट्रेनिंग नहीं करता है, लेकिन आप उसको 50 साल बाद भी 17 आवर्स में डालेंगे। एज के हिसाब से थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन स्टिल ही कैन डू इट। ओके, मींस इट ऑल इज माइंड गेम। हाँ, माइंड गेम, ऑपरेटिंग सिस्टम ही माइंड है जी। तो यहाँ पे जो है मैं देख रहा हूँ कि यूथ्स भी इस गलत दिशा में जा रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही गलत है। जी, यही सवाल मैं, अगला सवाल मेरा इसी को लेकर था कि देख रहे हैं हम कि पहाड़ में नशा जो है स्पेशली युवाओं के बीच वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। नशे के बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, मानसिक है, शारीरिक है, हर तरह से सामाजिक है। तो ऐसे में आप यूथ को क्या सजेशन, क्या कैसे हम यूथ को बचा सकते हैं, ये बताइए। देखिए, आपने नशा शब्द बोला, तो नशा शब्द तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। इतना पॉजिटिव शब्द है नशा कि मैं कह नहीं सकता हूँ, यदि आप उसको सही डायरेक्शन में यूज करें। जैसे मुझे खेलने कूदने एक्सरसाइज करने का नशा है, किसी आदमी को पढ़ने का नशा है। देखिए लोग क्या कर रहे हैं, सिगरेट गांजा वांजा पी के, ये ऐसा हो गया कि आप 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, वो गांजा पी करके आप अपने कॉन्शियस माइंड को भी सुला दे रहे हैं। तो मतलब आप दिन भर सोए हैं, तो मतलब आप एक जानवर से भी बदतर स्थिति में हैं। मतलब अगर सही मायनों में कहें तो इसमें क्या होता है, यदि आपको दूसरी चीज का जुनून लग जाए, अगर आप कोई आदमी शराब पी रहा है, उसको दूसरी चीज की लत लगाइए, नशा दिलाइए, किताब पढ़ने का नशा है, खेल कूद का नशा है, तो फिर वो शिफ्ट ही नहीं होंगे। ये पूरा माइंड गेम है। अगर आपके माइंड को एक बार समझ में आ गया कि मैंने इस ओर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। तो मेरे तो पिताजी की भी डेथ काफ़ी, जब मैं यंग था, बहुत छोटा था तभी हो गई थी। तो हम लोगों के पास भी कई ऐसे ऑफर थे कि भैया आज ड्रिंक कर लो, ये कर लो, लेकिन कभी विल पावर और अपना माइंड सेट कि आपको किस दिशा में जाना है, क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट है। जी, एशियन चैंपियनशिप तो आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। आइडल टॉक विद दीप्ति की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे के फ्यूचर प्लान सब आपके क्या हैं? देखिए, मेरा फ्यूचर प्लान्स जो है अभी 2022 में मैंने जो है वर्ल्ड टाइटल जीतना है, यही मेरा फ्यूचर प्लान है। देखिए, एक बार मैं इंडिया में जो है वर्ल्ड टाइटल जीत के ला जाऊँ तो लाखों करोड़ों लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप जो है ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आप ये बताना चाह रहा हूँ एंडिंग में, बस लास्ट है। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, मैंने स्टोरी भी पढ़ी भी थी, मैंने एनालाइज भी किया कि शेर को जंगल का राजा क्यों बोलते हैं। मेरे को एक भी ऐसी क्वालिटी नहीं है जो शेर में दिखाई देती है कि अदर जानवरों के मुकाबले वो है। देखिए, सबसे ज़्यादा ताकतवर है हाथी, सबसे लंबाई के मामले में देखें जिराफ सबसे लंबा है, सबसे फुर्तीला देखेंगे आप तो टाइगर है, चीता। अगर आप चालाकी के मामले में देखेंगे तो लोमड़ी सबसे चालाक है, और सबसे ज़्यादा स्टेमिना घोड़े में है। तो शेर में ये कोई भी गुण नहीं है, लेकिन फिर भी वो लायन है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि मैं किंग हूँ, इसीलिए वो किंग है। अगर हर आदमी मान लेने लग जाए कि मैं अपने फील्ड का राजा हूँ, नथिंग विल स्टॉप हिम। आज आपसे बात करके बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला, और इस बात को शायद हमारे दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। एक बार फिर से आइडल टॉक विद दीप्ति की पूरी टीम की तरफ से आपको फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। हम चाहेंगे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप टाइटल ज़रूर आप जीत कर लाएं और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें। हमें अपना टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।